नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस क्लास नंबर 30 है। ठीक है, तीसरा है, थर्ड नंबर क्लास है। एनसीईआरटी पर आधारित है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और टॉप 20 में से आपका फीडबैक जानते हैं, आपका स्कोर जानते हैं, आपकी तैयारी को जांचते हैं। पहला प्रश्न है क्लास नंबर थर्ड का, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय चेतना का भाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या इनमें से सभी। तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या होता है? देखिए, पर्यावरणीय चेतना का भाव, अगर पर्यावरण के संदर्भ में हमें चेतना का भाव या जागृत न होना, उनके बारे में ना समझना, भौतिकवादी सोच हो मतलब केवल हमें उपयोग करना है, ठीक है, या भोगवादी प्रवृत्ति केवल उपयोग करना है, तो तीनों जो है भोगवादी और भौतिकवादी दोनों और पर्यावरण चेतना का भाव, ये तीनों कारण जो है असंतुलन का है। इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए जानते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन है। साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता अंधाधुनीकरण के कारण पर्यावरण का जो संतुलन है वह बिगड़ रहा है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं असमय आ रही हैं और हम सब देखते जा रहे हैं और ये सारी आपदाओं पर बहुत सारा नुकसान भी उठाते जा रहे हैं। पर्यावरण एक स्रोत है, किसका है? अधिगम का है, औषधि का है, ऊर्जा का है या इन सभी का है? पर्यावरण इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ का आवरण, तो हमारे चारों तरफ अधिगम है, औषधि है, ऊर्जा है, ये सारे हमारे हैं, हम ही करते हैं, हम ही उपयोग करते हैं, हमारे द्वारा किया जाता है। तो पर्यावरण इन सभी का स्रोत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बेकमैन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिछली क्लास में हमने आपको डिटेल के साथ बताया था और चर्चा भी किया गया था कि 10% का नियम जो है किसने दिया। सभी लोग कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। तो 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कब दिया गया है, तो 1942 में दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यह नियम ऊर्जा उपभोक्ता संबंध, ये भी आ सकता है कि, ठीक है, लिंडमैन का जो नियम है यह किससे संबंधित है? 10% का नियम तो ऊर्जा उपभोग से संबंधित है और इसके अनुसार जंतु उत्पादक अर्थात हरे पौधे की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता का 10% भाग अपने से संचित करता है, स्टोरेज करता है, जबकि कोई भी मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो शाकाहारी की 10% ऊर्जा ही उसे संचरित करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जैविक पर्यावरण में शामिल क्या होता है? उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गया या उपरोक्त सभी? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल की बात कर रहे हैं। तो जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? इनमें देखिए उत्पादक भी शामिल होता है, उपभोक्ता भी होता है, अपघटक भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। जहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके के साथ स्कोर को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है ऊर्जा संवहन, निम्नलिखित आरेख को ध्यान से दीजिए। स्क्रीन पर मैं आपको एक आरेख दे दिया रहा हूँ। इस आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है कि आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो आप आरेख में देख पा रहे होंगे कि सूरज, फिर बकरी, फिर मनुष्य, ये आरेख हमारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत होता है वह पवन है, सूर्य है, पौधे हैं या जानवर है? सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वह हो जाएगा सूर्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहा जाता है। प्रश्न आ गया कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन है? तो सूर्य है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है।
इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश अर्थात सौर ऊर्जा ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। और सभी लोग जानते हैं विटामिन डी भरपूर मात्रा में जो मिलती है किससे मिलती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है। सुबह शाम अगर सूर्य का प्रकाश है भरपूर मात्रा में आपको विटामिन डी मिलेगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है। देखिए, कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध, ये तीनों श्रृंखला घासी मैदान की है। लेकिन जो दिया गया प्लावक मछली व्हेल, तो मछली व्हेल जैसे नाम लेते हैं सभी लोग जानते हैं, व्हेल का मतलब किससे होता है, जली से संबंधित हो जाता है, मछली का जली से संबंधित हो जाता है। तो प्लावक मछली व्हेल ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये हमारी जलीय श्रृंखला कहलाएगा, ठीक है, ये हमारे घासी मैदान की नहीं कहलाएगी, ठीक है। प्लावक क्या होता है, एक सूक्ष्म घास होता है जो मछलियों का आहार होता है, ठीक है। प्लावक को छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ व्हेल खाती हैं, ठीक है। तो प्लावक यहाँ पे उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता छोटी मछली और द्वितीयक बड़ी मछली हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है। मृदा प्रदूषण होता है, मृदा अपरदन होता है, ताप प्रदूषण होता है या जलवायु परिवर्तन होता है। सभी कमेंट कीजिएगा, आपका एक एक कमेंट फीडबैक आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को बेहतरीन करता जाता है। तो अत्यधिक चारण का जो परिणाम होता है वह होता है मृदा अपरदन, ठीक है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है, अत्यधिक वनस्पति नष्ट होगी, ठीक है, तो मृदा अपरदन होगा, भूमि का कटाव ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है या ये सभी हो जाएंगे। देखिए, बात ह्यूमस निर्माण की पूछी जा रही है, तो ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होते हैं वह आपके अपघटक की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। क्योंकि कृषि के संदर्भ मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। और अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या होते हैं। परिणाम मतलब रिजल्ट आना, तो वनों का कटान होगा, इससे सबसे ज़्यादा जो हमारा आता है कि इससे वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का भी विनाश हो जाता है, जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों अर्थात जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि नदी मुहाने के लक्षण क्या होते हैं। ताज़ा एवं खारा जल होता है, समृद्ध जैव विविधता होती है, अधिक उत्पादकता होता है या उपरोक्त सभी होता है। देखिए, नदी मुहाने के लक्षण हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ नदी और मुहाना है, और इसके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन जो लक्षण होता है वह होता है ताज़ा एवं खारा जल भी हो सकता है, समृद्ध जैव विविधता भी हो सकती है और अधिक उत्पादकता। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे, क्योंकि नदी मुहाने के ये सारे लक्षण ही हैं कि ताज़ा जल एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। परिस्थितिक संतुलन, इकोसिस्टम, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन की बात कर रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को क्या कहा जाता है, जैव सांद्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहलाती है। और जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव के सांद्रण बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है कि जल चक्र को नियंत्रण करता है। तो जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, घास स्थल, वन हो गया, प्लावक हो गया या उपरिरोही की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि जल चक्र को जो नियंत्रित करता है वह हमारा क्या कहते हैं, वन। क्या कहलाते हैं, वनों की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से कमेंट कीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। पेड़ों की कटाई क्या घटाती है, मृदा अपरदन को घटाती है, भूस्खलन को, वर्षा को या ये सभी को घटाती है। तो पेड़ों की कटाई किसको किसको घटाती है, आप सभी लोग जानते हैं, पेड़ों की कटाई जो होती है सबसे अधिक वर्षा को घटाती है।
क्योंकि पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है और पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है और पेड़ मृदा के अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है और पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में भी कमी होती है, जिससे सूखा पड़ने का संभावना होता है। तो मृदा अपरदन, भूस्खलन, वर्षा, ये सारी चीज़ें तीनों हो जाएगी। तो पेड़ों की कटाई ये तीनों घटा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि घटाना पूछा गया है इसलिए हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि मृदा अपरदन को घटा नहीं रही, मृदा अपरदन को बढ़ा रही है, भूस्खलन को बढ़ा रही है, और किसका है, पेड़ों की कटाई किसको, वर्षा को घटा रही है। तो ये चीज़ें समझना है, इसके बाद उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पे करना है, इसलिए हमने ये सभी वाला नहीं किया है, यहाँ पे केवल सी वाला किया है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज हो गया, कपड़ा हो गया, धातु हो गए, ये तीनों पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इनको जो है आसानी से नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपके कागज, कपड़े और धातुओं को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक आपका प्लास्टिक है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जाता है, अतः यह लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, इसलिए यह हानिकारक हो जाता है। अगला प्रश्न है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, ठीक है। तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, सभी बताइएगा। तो पशुओं और पौधों के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कई बार पूछा गया है, तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। अर्नेस्ट हैकेल ने, जी एवलिन एचिंसन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, जब भी इकोलॉजी शब्द की रचना की बात करते हैं या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं, दोनों का नाम जो आता है अर्नेस्ट हैकेल है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्या क्या नोट कर लेना है, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, एक होता है ओयकस हाउस यानी घर, तथा लोगोस स्टडी से यह मिलकर बना हुआ है। 2-3 प्रश्न हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। इनमें से किसे जो है अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। पौधे, वायु, पानी, मिट्टी, सभी कमेंट करें। देखिए, अजैविक पर्यावरण का भाग पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं मिट्टी, पानी, वायु, ये तीनों अजैविक पर्यावरण के भाग है, लेकिन पौधे को जो है अजैविक पर्यावरण का भाग नहीं माना जाता। पौधे को जो है जैविक पर्यावरण का भाग माना जाता है। किसका, जैविक पर्यावरण का भाग माना जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आते हैं। जल, चट्टान, मिट्टी, वायु, सूरज, तापमान, आर्द्रता पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटकों के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जीवित जीवों को जो है यह प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है। अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या अजीवित कारक। देखिए, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं, उसे जैविक कारक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना, जीवित भाग पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जैविक कारक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैविक घटक जीवित चीज़ें हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र को आकार देती हैं, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभाव पड़ता है। और इस क्लास का 20वां प्रश्न है और पूरे क्लास का 60 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा क्लास है ये। मानव प्रजाति को इको प्रणाली को किस श्रेणी में आती है। सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या प्राणी मंद प्लवक। तो मानव प्रजाति इको प्रणाली को किस श्रेणी में आती है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये टॉप 20 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।